ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स की हमारी कंप्लीट क्लास रहेगी। स्टैटिस्टिक्स मैराथन क्लास है, जैसा मैंने बताया भी। मेनली हम ट्राई करेंगे कि इसके मैं 2 या 3 पार्ट ही लेके आऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं। 2 से 3 क्लासेस के अंदर आपकी स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। तो ये फर्स्ट सेशन है, साथ में पढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स? बेटा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जब आप ग्रुप के अंदर नंबर्स को लेते हो और उन फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हो एक ऐसे मैनर में जिससे हम कोई ना कोई एक कंक्लूजन निकाल सके। हम एक कंक्लूजन निकाल सके। इन शॉर्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स ना आपकी एक साइंस की ब्रांच है। दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस ब्रांच का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका मैथ भी आएगा, आपके ह्यूमैनिटीज भी आएगी, इसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजिंग भी आएगी। साइंस का मतलब यहाँ है कि आप यहाँ पे पहले डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर एनालाइज करते हो और फिर लास्ट में उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि आपके ह्यूमन इंटरेस्ट की चीज आप निकाल सको। एज सच डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बस समझना जरूरी है कि एक वर्ड के अंदर मैं पूछूं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सो यू कैन से स्टैटिस्टिक्स मींस ए एडवांस वर्जन ऑफ मैथ। अब डर मत जाना कि मैडम मैथ तो बेसिक ही नहीं आता, ये एडवांस वर्जन क्या ही समझ में आएगा। समझ में आया? डरना नहीं है। कुछ 2-3 मेन पॉइंट है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले आपको पता होने चाहिए, वो सुन लो। सबसे पहला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन का मतलब है वो एंटायर हर पर्सन जो भी मैं स्टडी करने वाली हूँ जो उससे रिलेट करता है। इसको समझाती हूँ दूसरे पॉइंट सैंपल के साथ। सैंपल, आप सब्जी बनाते हो घर पे, आप नहीं बनाते, मम्मी बनाती है, पापा बनाते हैं सारे घर पे सब्जी। सब्जी के अंदर अगर मुझे नमक टेस्ट करना है कि नमक सही है, ज्यादा है, कम है, तो मैं कैसे देखती हूँ? क्या मैं पूरी की पूरी सब्जी को खाती हूँ या मैं एक चम्मच लेती हूँ? ऑफ कोर्स एक स्पून, एक चम्मच से मुझे पता चल जाता है। तो सेम उसी तरीके से पॉपुलेशन वो मेरी पूरी की पूरी सब्जी है और उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो जो चीजें हैं वो मेरा सैंपल है। समझ में आया? अब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ डाटा दैट यूज, वो सारा का सारा डाटा जिसको यूज किया जाता है जो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, उसको बोला जाता है पैरामीटर। उसको बोला जाता है पैरामीटर। वहीं पे वो सारी के सारा डाटा जो यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को, किसको? सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब एक कंक्लूजन और क्या निकला? स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो है वो कंप्लीट पॉपुलेशन की स्टडी ना करके सैंपल की स्टडी करते हैं। गॉट इट? अब आ जाओ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से मैंने चीजों को उठाया है, जिसमें बिल्कुल मीन मीडियन मोड जो तुम सारे पहले पढ़ के आए हो 9th-10th में भी, वो भी आएगा। स्टैटिस्टिक्स मेजरली 2 टाइप की होती है। एक है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक है आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? जहां आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो, जहां पे आप क्या करोगे? आप समराइज करोगे, आप समराइज करोगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो आपने समराइज किया है उसको आप इंटरप्रिटेट करोगे, उसका आप मीनिंग निकालोगे, उसका आप मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। क्लियर?
फर्दर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपकी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक है आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड है आपकी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें आती हैं जो आप सब लोगों ने पहले कभी ना कभी तो पढ़ी ही है, मैथ में भी पढ़ी है, 10th में या 9th में मैथ में भी आते हैं ये पॉइंट। क्या क्या? मीन, मीडियन, मोड। मीडियन और मोड जो है इनको पोजीशनल एवरेज कहा जाता है, इनको पोजीशनल एवरेज कहा जाता है। मीन को आपका अर्थमेटिकल एवरेज या मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है। गॉट इट? मीन फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इसको मैं छोड़ ही देती हूँ अभी के लिए। मीन आपका फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इनकी प्रॉपर्टी से बनता है। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जिसमें है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं, रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्जन। इसमें वैसे भी आपकी काफी और सारी चीजें भी आ सकती हैं। जब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम उसको बेटर तरीके से करेंगे। गॉट इट? आगे आओ कि जब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास कोई ना कोई डाटा होगा जिसको मैं समराइज करूंगा, जिसके बेस पे मैं रिजल्ट निकालूंगा। एक चीज और ऐड कर लो प्लीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, इसको मेजर्स ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी ऐड कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे थे डाटा की। अब डाटा कितने टाइप का होता है मेरे को ये बताओ। मेनली आपने डाटा कौन सा पढ़ा है मैम? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल भी बोलते हैं, सबको पता है। क्वालिटेटिव को कैटेगोरिकल भी बोलते हैं, ये कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ तो को नहीं पता होगा। और इससे को आप एट्रीब्यूट, इसके ये तो रहने दो, ये तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करो, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव आपका कैटेगोरिकल डाटा। पूरा लिख देते हो, कैटेगोरिकल डाटा। अब यहां ध्यान से समझना, आपके डाटा के लिए एक स्केल है, बहुत सारे स्केल हैं वैसे तो, अभी मैं एक बता रही हूँ, बाकी सारे आगे पढ़ेंगे। स्केल है आपका NORI, NORI। मैम ये क्या लिख दिया? ये है बेटा आपकी स्केल की टाइप। क्वांटिटेटिव डाटा आपका दो टाइप का होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल। इनके बारे में अभी मैं बताऊंगी, शांति रखना, बस चुपचाप ध्यान से सुनते चलो चीजों को। क्वालिटेटिव डाटा भी फर्दर दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। अब जो समझदार बालक हैं उनके दिमाग में ये चीज आएगी, मैडम NO तो समझ आ गया, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, लेकिन यहां लिख दिया डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस और यहां लिख दिया RI, तो वो बताते हो, वो सुनो। सबसे पहले नॉमिनल डाटा क्या होता है? कीवर्ड लिख रही हूँ, बाकी सारे सुनना, लिखूंगी पूरा नहीं, कीवर्ड लिखूंगी ओनली। नॉमिनल का मतलब है बेटा नेम। नेम का मतलब है कि ऐसा डाटा जो सिर्फ और सिर्फ बाय नेम आप बता सकते हो, लाइक किसी का जेंडर है, किसी का मैरिटल स्टेटस है, किसी का हेयर कलर है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते, लाइक नेम को आप ये नहीं कह सकते कि अल्फाबेटिकल नेम है, या आप कह सकते हो हेयर कलर जो है वो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। अरे लाइट ब्राउन की कितनी शेड होती है, डार्क ब्राउन की कितनी शेड होती है? एग्जाम्पल लो, कंफ्यूज मत हो, एग्जाम्पल ले लो। आप एक रेस कर रहे हो,
रेस मतलब जॉगिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, वो वाली रेस। तो उस रेस के अंदर सबका एक वो होता है ना, जैकेट नंबर, सबका जैकेट नंबर होता है। अब जैकेट नंबर 1, जैकेट नंबर 2, जैकेट नंबर 3, जैकेट नंबर 4, ये कुछ स्टूडेंट है मेरे पास, बिल्कुल। क्या ये जैकेट नंबर कुछ इस बेस पे दिया है कि जैकेट नंबर 1 वाला जो बच्चा है वो बहुत टॉप लेवल बच्चा है, वो सबसे ज्यादा अच्छा भागता है, या जैकेट नंबर 4 वाला जो है वो सबसे आपका लो बच्चा है जिसको भागना ही नहीं आता? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जैकेट नंबर तो आपको डायरेक्टली दे दिए गए। तो ये जैकेट नंबर यहाँ पे ओनली आपका नेम है, जिसमें आप कोई रैंकिंग नहीं दे रहे हो कि जैकेट 1 का मतलब है कि बढ़िया भागता है, नहीं, दिस इज ओनली ए नेम। अब आगे समझो और बेटर समझ में आएगा। जब आप इसी रेस के जीते हुए बच्चे को, जैकेट नंबर 3 वाला जो स्टूडेंट है, ये आया है फर्स्ट, पेन का कलर चेंज करती हूँ, ये फर्स्ट आया, ये मेरा सेकंड आया, और ये मेरा थर्ड आया, ये बच्चा मेरा थर्ड आया। तो जब यहाँ पे आपने उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनको एक पोजीशन दे दी, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बन गया आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है? ऑर्डिनल के अंदर आपकी रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है? रैंक दी जाती है। समझ में आया? उसके बाद है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है एक आपकी एक्चुअल वैल्यू, टोटल वैल्यू, जहां पे आप किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। मेरे को ये बताओ, एक फ्रेशर पार्टी है तुम्हारी, तुम्हारी है फ्रेशर पार्टी। क्या फ्रेशर पार्टी के अंदर तुम ये कह सकते हो कि मैम 10 बच्चे आए थे? बिल्कुल कह सकते हैं। मैम 15 बच्चे आए थे, मैम 20 बच्चे आए थे, ये कह सकते हो? हाँ। क्या ये कह सकते हो मैडम 10.5 बच्चे आए थे? नहीं कह सकते। क्या ये कह सकते हो कि मैडम 15.2 बच्चे आए थे? नहीं कह सकते। तो डिस्क्रीट का मतलब है बेटा एक्चुअल टोटल वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, जहां पे आप पॉइंट के अंदर चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन वही मैं कहती हूं कि जो रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 की हाइट है 5.8 फीट, रोल नंबर 2 की हाइट है 6.2, रोल नंबर 3 की हाइट है 4.7, कह सकते हो ये? तो डिस्क्रीट का मतलब है कि स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू। कॉन्टिन्यूस का मतलब है आपकी पॉइंट्स के अंदर जहां पे वैल्यू आ जाती है, नॉट काउंटेड, जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। 0.12, 0.450, मतलब इसको आप कितना पॉइंट में लोगे? एक्चुअली 5.8 ले लिया, 5.876543 कितना, काउंट ही नहीं कर सकते आप। ये यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि 5 से 6 फीट के बीच में कितने बच्चे हैं, या 5 से 6 फीट के बीच में कितने सेंटीमीटर्स आते हैं। अरे भाई वो तो 0.0000 चलता जाएगा, काउंट ही नहीं कर सकते। तो जो आपका कट है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जो आपको धोखा देता है। और इसी के अंदर आपकी फर्दर 2 टाइप आती हैं, जो मैंने नाम लिखा, वो है रेशियो एंड इंटरवल, रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल। समझ में आया? अब रेशियो और इंटरवल में क्या होता है वो सुनो। रेशियो का मतलब है बेटा दैट होल्ड द कंप्लीट वैल्यू। मेन पॉइंट ये है, रेशियो के अंदर ना आपकी ट्रू जीरो प्रेजेंट नहीं होती, या होती है? रेशियो के अंदर आपकी ट्रू जीरो प्रेजेंट होती है। ट्रू, अरे ट्रू, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यहां सुन लो। ट्रू जीरो प्रेजेंट, इंटरवल के अंदर ट्रू जीरो एब्सेंट। इसका मतलब क्या समझो। मेरे को ये बताओ, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है, क्या टेम्परेचर जीरो भी होता है? क्या जीरो टेम्परेचर का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है?
क्या जीरो टेम्परेचर का मतलब ये हो सकता है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है? मैडम नहीं हो सकता। जीरो टेम्परेचर का भी मतलब वो नहीं हो बता रहा है कि सकता। कितना टेम्परेचर है। तो ट्रू जीरो एब्सेंट होने का मतलब है कि इसके अंदर एक्चुअली में जीरो का कोई ना कोई मीनिंग है या कोई ना कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जहां पे ट्रू जीरो आपकी प्रेजेंट है, टेम्परेचर आपका यहां आएगा। समझ में आया? ये है यहां पे मेन क्रक्स पॉइंट। इंटरवल का मतलब है डाटा कैन अरेंज इन ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इज मीनिंगफुल, देयर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। इंटरवल में सिर्फ ये लिख लो, नो ट्रू जीरो, ट्रू जीरो पॉइंट, नो ट्रू जीरो पॉइंट। क्लियर? अब आ जाओ एक नो ट्रू जीरो बढ़िया पॉइंट एक बार टॉपिक पे। बताओगे? नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहां से स्टार्ट होते हैं। टॉपिक है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने सबसे पहले पढ़ा है मैम मीन। मीन को ही आप बोलते हो एवरेज। मीन को ही आप बोलते हो क्या? एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल, ये फॉर्मूला है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना। सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, ये है आपका मीन। अगर मैं सैंपल मीन की बात करूं तो x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैं पॉपुलेशन मीन की बात करूं तो इसको म्यू बोलते हैं। ये सिंबल है आपके म्यू का, इट्स कॉल्ड म्यू। वहीं पे कई बार कंबाइंड मीन का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सी, भाई समझ जाना, CAM कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। लिख लो इसका फॉर्मूला भी, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सेल्फ एक्सप्लेन, बट मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो डाटा दे रखे हैं, तो x का मतलब यहाँ पे वो वैल्यू है एंड n आपकी नंबर है। मतलब x का मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल वैल्यू। एग्जाम्पल ले लो, आपको रेटिंग देनी है सूट और साड़ी। सूट 1, सूट 2, सूट 3, सूट 4, साड़ी 1 2 3 4। तो सूट 1 को जो रेटिंग दी, सूट 1 को रेटिंग दी आपने 10, इसको दी 8, इसको दी 14, इसको दी 18। सेम विद दिस 10 4 6 12। अब ये आपके पास डबल डाटा हो गया। x1 का मतलब है कि जो सूट है, सूट कितने हैं, 1 2 3 4, चारों का सम 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 14 50, 50। और n क्या है आपके 4, प्लस साड़ी की टोटल 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 22 और अरे क्या हो गया इतनी मुश्किल कैलकुलेशन 1 मिनट में हो गया, ये नहीं हो रही। 10 4 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 10 32, 32 और n कितने हैं 4, और n1 प्लस n2 ये हो गया 8। इसको सॉल्व कर दो। क्या साइड में लिखूं? एक बढ़िया शीट पे लिख लो, 50 इंटू 4 प्लस कितना आया था 32, 32 इंटू 4
+4 n1 और n2 कितना था 8 था। इस तरीके से कंबाइंड मीन का फॉर्मूला सोल्व होता है। बाई चांस पेपर में प्रैक्टिकल भी आ गया तो भी मैंने करवा दिया अब तुम्हें, छोटा सा एग्जांपल लेके। अब जितने भी पॉइंट लिख रही हूं इन सब पे लगा लो तुम स्टार, क्योंकि ये आ गए हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट है आपके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी सबसे पहले करते हैं? अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी अर्थमेटिक मीन ही पढ़ा है ना। अर्थमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम। इनको एक्चुअली करंट के लिए इन प्रॉपर्टी को आप एज इट इज याद रख लो, देन वेल एंड गुड। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो मेरे से वीडियो का लिंक ले लेना। वो आपको उस लिंक में मैंने बहुत बेटर तरीके से अर्थमेटिक मीन मैंने पूरी 25 मिनट लगा के सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी समझाई है 25 मिनट में। सो वहां पे मैंने एक एक प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया है। सो उसको देख लेना अगर किसी को डीप नॉलेज लगता है कि मेरे को और बढ़िया नॉलेज चाहिए। गॉट इट? फिलहाल के लिए लिख लो क्या? सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसी सम ऑफ डेविएशन को ही, ये सम ऑफ डेविएशन मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। इसी सम ऑफ डेविएशन का अगर मैं स्केयर कर देती हूँ, सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन अगर मैं कर दूं ऑफ आइटम, किसका? अर्थमेटिक मीन की ही बात करें तो वो आएगा आपका मिनिमम, वो आएगा आपका मिनिमम। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो लेस अफेक्टेड। यहां पे नॉट अफेक्टेड मत लिख देना, कभी भी गलत हो जाएगा। लेस अफेक्टेड आता है, लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन से ये बहुत कम अफेक्ट होता है। दैट्स इट। मेन ये 3 प्रॉपर्टीज, एक और लिख लो, लिखवा ही देती हूँ। ईच आइटम ऑफ अर्थमेटिक मीन, हर आइटम अर्थमेटिक मीन का अगर मैं उसको रिप्लेस कर देती हूं, रिप्लेस विद इक्वल टू, विल इक्वल टू सम ऑफ स्पेसिफिक आइटम। स्पेसिफिक आइटम मतलब होमोजीनियस स्पेसिफिक आइटम। तो इस केस में आपके अर्थमेटिक मीन में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे आ जाओ। अब पढ़ते हैं अगला ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन यूज कहाँ होता है ये पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है बेटा परसेंटेज ग्रोथ में। परसेंटेज ग्रोथ, मैडम परसेंटेज ग्रोथ का क्या मतलब? परसेंटेज ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे जब आपकी ग्रोथ हो रही है एक चीज के ऊपर आगे है। सुनो समझो, 2011 के अंदर मेरी पॉपुलेशन बढ़ी 10% मेरे गांव की। 2012 के अंदर मेरी पॉपुलेशन बढ़ी 15%। 2013 के अंदर मेरी पॉपुलेशन बढ़ी 8%। मेरे को ये बताओ जो ये यहाँ पे 8% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, क्या ये जो 2012 में थी उसी के कंपेयर में हुई है? हाँ या ना? अब इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला मेथड तो ये, सबसे पहले 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख थी। 1 लाख का 10% निकाल लो। निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 10,000। तो मेरे को ये पता चल गया 2012 में मेरी पॉपुलेशन थी 1,10,000, है ना? अब इसी के ऊपर इसका 15% निकाल लो। 15, 11, 1515 165, तो ये आ गया 1,65,000। ये है मेरी 2013 के स्टार्टिंग में।
2013 के स्टार्टिंग में। अब ग्रोथ हुई है 2013 में कितनी, 8% की। अब अगेन 1,65,000 पे आप निकालो 8%। 8 5 40, 0 4, 8 6 48, 48 49 50 51 52, 8 1 8, 8 और 5 13 है। अच्छा पर ये तो ओके ओके, 13,200 की ग्रोथ है। ऑलरेडी कितनी थी, ऑलरेडी थी मैडम 1,65,000, 13,200 की ग्रोथ होगी। 00287, 1,78,200। लेकिन अब मुझे जब निकालना हो कि डायरेक्टली 2011 से लेकर 2013 तक कितनी ग्रोथ हुई, मतलब मेरे को डायरेक्ट 1 लाख से जंप करना है कहाँ पे, 1,78,000 पे। तो परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन का। क्या ये समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन यूज कहाँ होगा? इन शॉर्ट लिखवा भी देती हूँ, एक सेकंड। ज्योमेट्रिक मीन नीड टू कैलकुलेट चेंजिंग रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये है ज्योमेट्रिक मीन। अब फॉर्मूला n a1 a2 A3, जहां तक भी जितनी भी आपको परसेंटेज ग्रोथ जो भी दे रखा उसके हिसाब से जो डाटा है, लास्ट में AN। एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूंगी। डाटा दे दिया 2 4 27, इसको करेंगे आप 2 × 4 × 27, n आपका 3 है तो ये n आपका 3 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 × 27, ये 8 है आपके 2 का क्यूब, और 27 है आपके 3 का क्यूब। इन दोनों को निकाल के जब मैं बाहर निकालूंगी रूट से, रूट तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, इसको जब मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो ये आ जाएगा 3 की पावर इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 6। समझ में आया सॉल्व कैसे किया है? नेक्स्ट अब आगे करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी। अगेन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मीन गिव, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे सारे। ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट कैलकुलेट इफ, अगर कोई भी वैल्यू 0 है या नेगेटिव है। अगर ज्योमेट्रिक मीन के किसी भी सीरीज के अंदर कोई वैल्यू 0 आ जाती है, लाइक दिस, ये 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ही नहीं निकल सकता। पहली बात तो ये, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये सारे मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन में है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो ज्योमेट्रिक मीन जब काम नहीं करेगा आपका, जब कोई वैल्यू आपके बीच में 0 या नेगेटिव दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन गिव मोर वेट टू स्मॉल आइटम। स्मॉल आइटम पे ज्योमेट्रिक मीन आपका ज्यादा वेट देके चलता है, क्योंकि ये देखो ना, यही तो हमने सॉल्यूशन, अरे चेंज होगा, यही तो हमने सॉल्यूशन में किया। जितना स्मॉल आइटम उसके ऊपर ज्यादा वेट होगा आपका, फोकस उसका वही रहता है, फिर उसी के हिसाब से सॉल्यूशन करता है, क्योंकि वो एक्चुअली में रूट की वैल्यू कम कर देता है ना, रूट होने की वजह से चीज की वैल्यू कम हो जाती है फिर।
तो जितना ज्यादा बड़ा जाएगा उतनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन और टिपिकल भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होता है अर्थमेटिक मीन से। यही ले लो, यही सेम एग्जाम्पल। क्या क्या था हमारा, 2427, 2427 को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, 4 5 6, 3 से डिवाइड वैसे होगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट में भी 6 से कम ही आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द अर्थमेटिक मीन। थर्ड प्रॉपर्टी, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा सेट सब्स्टिट्यूटेड बाय ज्योमेट्रिक मीन। मैं ये लिख नहीं रही हूँ भाई, इसको सुन लो, थोड़ी सी बड़ी है। अगर हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा सेट का सब्स्टिट्यूट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से, तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा, दैट बोथ रिमेन कांस्टेंट एंड अनचेंज। समझ लो, समझने से मतलब होना चाहिए मेन, कि अगर आप इसके अंदर जो भी आपका डाटा सेट है, अरे यार ये स्लाइड चेंज होने में क्यों दिक्कत आ रही है, जो भी डाटा सेट है, इस डाटा सेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू को आप चेंज कर देते हो उसके प्रोडक्ट से, तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका अनचेंज आएगा। समझ में आया? मतलब कि अगर आप इस डाटा सेट 2 4 और 27, ये मेरा डाटा सेट था, इसकी जगह आप ले लेते हो 6 6 6, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट ये रहा 6, इस रिजल्ट से अगर चेंज कर देते हो ना, तो सेम आंसर 6 ही निकल के आएगा फिर भी। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, इसको लिख लेना अपने वर्ड्स में जैसे तुम्हें समझ में आए। फिर है नेक्स्ट, रेशियो ऑफ, ये तो मैं लिख ही देती हूँ, रेशियो ऑफ corresponding observation of geometric mean in two series is equal to ratio of their geometric mean। समझो इसको, समझ लो इसको, फिर पढ़ा भी दूंगी। फर्स्ट सीरीज है मेरी 2 4 27, सेकेंड सीरीज है मेरी 9 12 16। इसका ज्योमेट्रिक मीन मेरा आया है 6, इसका ज्योमेट्रिक मीन मेरा आएगा 12। कैलकुलेट करके देख लेना। अगर मैं एक सीरीज लेके आती हूँ थर्ड सीरीज है मेरी 2/9, 4/12, 27/26, सॉरी 27/16 है ये, 27/16। तो जो इस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन मैं निकालूंगी ना, इस थर्ड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन मेरा 6/12 यानी 1/2 आएगा। रेशियो ऑफ corresponding observation of geometric mean in two series is equal to the ratio of their geometric mean। समझ में आया? लिखना तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में ही है, जो भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, सो उसके लिए बहुत ज्यादा बस प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। और डिटेल के लिए बाकी पुरानी वीडियोस बहुत पड़ी हैं चैनल पे, देख लेना, भेज भी दूंगी। क्लियर है यहाँ तक? एक पॉइंट और यहीं पे भाई, ये जो बाद में पॉइंट नोट डाउन करवा रही हूँ, इस वजह से ही मैं तुम्हारे नोट्स बनवा रही हूँ। यहाँ पे नोट डाउन कहाँ करोगे, यहाँ कर लो। मीन कैन नॉट कैलकुलेट, मीन कैन नॉट कैलकुलेट बाय ओपन एंड फ्रीक्वेंसी। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका डाटा है तो उस केस में मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ज्योमेट्रिक मीन में भी एक पॉइंट और ऐड करो, ये करोगे आप कि ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है।
फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये अवेलेबल है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हार्मोनिक मीन पे। फटाफट फटाफट ये टॉपिक खत्म करना है। लास्ट हार्मोनिक मीन मुश्किल है, उसके बाद मीडियन और मोड तो 10 मिनट का भी काम नहीं है। हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज। क्या? रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डाटा वैल्यू। समझना, इसे कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल से समझेंगे। इस बार ए एंड बी ले लेते हैं। मेरे पास ये दो नंबर है ए एंड बी। इसका मैंने क्या किया? पहले रेसिप्रोकल किया, 1/a और 1/b। ठीक है, अब जो ये रेसिप्रोकल आया ना, इसका भी उल्टा रेसिप्रोकल कर दो और उसका एवरेज निकाल दो। इसका भी उल्टा रेसिप्रोकल मतलब 1/a प्लस 1/b, और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2। ये है आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। यूज कहाँ होता है? जैसे ज्योमेट्रिक मीन वहां यूज होता है जहां पे आपका ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ देखनी हो, आपने चेंजिंग रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखना हो। सेम उसी तरीके से हार्मोनिक मीन कहाँ यूज होता है? जहां आपको एक मोमेंट की एवरेज निकालनी हो। किसकी? मोमेंट की। मतलब बताऊंगी, सुनो। मोमेंट की एवरेज निकालनी हो, मतलब कि गाड़ी चलने लग रही है, गाड़ी चलते हुए उसकी स्पीड एक बार कम हो रही है, एक बार ज्यादा हो रही है, एक बार कम हो रही है, एक बार ज्यादा हो रही है। एवरेज स्पीड के लिए आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा। एवरेज स्पीड अगर कोई यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है तो उसे पता भी होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। 2ab a प्लस b, यही होता है। एक्चुअली में इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सेम ही तो चीज है, बस मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करके लिख रखा है। जब आप यहाँ पे 1/a और 1/b का एलसीएम लो के इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा ना। अच्छा लगा? इजी था तो, अगर सुना है तुमने ढंग से तो। इसमें भी 2-4 प्रॉपर्टी लिख लो, फिर इनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी भी बताऊंगी। जो आपका हार्मोनिक मीन है, इट इज रिजिडली डिफाइंड। फर्स्ट पॉइंट, रिजिडली डिफाइंड। कैलकुलेट किया जाता है इवन, कैलकुलेट इवन। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो भी कैलकुलेट हो सकता है, बट डिफिकल्ट है समझने के लिए। जैसे मुझे ये पता है जो आधे कमजोर बालक है हमारे पास, उनको ये दोनों सेम कैसे हैं ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं ये समझाऊंगी भी नहीं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एग्जाम पे फोकस कर लो, ज्ञान लेने के लिए सारी उम्र पड़ी है। ज्ञान हमारे पास बहुत है, हम सारी उम्र तुम्हें ज्ञान देंगे। समझ में आया? डिफिकल्ट है समझने के लिए। नोट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं देता। अगर नेगेटिव है तो कैलकुलेट होगा, बट नोट कैलकुलेट इफ 0। अरे ये मेरा पेन चेंज होने में इतना समय क्यों ले रहा है? नोट कैलकुलेट इफ 0, इस पॉइंट को स्टार लगा लो। एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये पॉइंट घुमा देगा स्टेटमेंट वाइज में।
और जो मैं ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें कह रही हूँ ना, वो टेबल की फॉर्म में इसीलिए ही बनाने की कह रही हूँ कि कौन सा पॉइंट आपका नॉन जीरो पे कैलकुलेट होता है, कौन सा पॉइंट नॉन जीरो पे कैलकुलेट नहीं होता है। इस तरीके से तुम्हें शॉर्ट पॉइंट बनाते हैं। इट ऑल्सो गिव ग्रेटर वेट टू स्मॉल ऑब्जर्वेशन। ग्रेट वेट टू स्मॉल ऑब्जर्वेशन। ये हमने तीनों के अलग अलग समझा, तीनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी समझ लो, फिर ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। चलो, आप कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टी कह सकते हो या रिलेशन कह सकते हो आप। रिलेशनशिप सबसे पहला है कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। अगर आप सेम डाटा सेट, हार्मोनिक मीन, एक सेकेंड, अगर आप सेम डाटा सेट ले रहे हो, उसी डाटा सेट का आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, उसी डाटा सेट का ज्योमेट्रिक और उसी का हार्मोनिक मीन निकालते हो, तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, देन ज्योमेट्रिक, देन हार्मोनिक मीन। उसके अलावा एक फॉर्मूला जो आप सबको याद होना चाहिए, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये है सेकेंड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के बेस पे काफी अलग अलग तरीके से फॉर्मूला भी फ्रेम हो सकता है। अरिथमेटिक सॉरी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर और अरिथमेटिक मीन। ये फॉर्मूला इसी के बेस पे बना है, ये अलग नहीं है। ये थी मीन वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। एक बार दिखा देती हूँ कि सीरीज के अंदर हम थोड़ा सा चल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था हमने। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव से ही स्टार्ट किया। मेजर टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें तीन चीजें थी, पोजीशनल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज। पहले हमने मैथमेटिकल एवरेज को कंप्लीट किया, दैट इज मीन। तीन टाइप के मीन होते हैं, अरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो मीडियन एंड मोड की तरफ बढ़ने वाले हैं। फिर करेंगे वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी वाला कंसेप्ट करवाने के बाद अगर मूड में आया तो क्लास को यही रोक देंगे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी क्लास होती जा रही है, और मन रहा तो क्या पता कंटिन्यू भी करते चले। क्लियर? पता चला कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन, मीडियन नाम से ही बताता है मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो और इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इवन डाटा सेट है तो उसका फॉर्मूला, ओड डाटा सेट है तो उसका फॉर्मूला। इवन डाटा सेट है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ओड डाटा सेट है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, दिस इज होल डिवाइडेड बाई 2। ये है, प्लस दो जिन छोटे छोटे पॉइंट नोट डाउन कर लो। अभी तो कह रहे थे सिर्फ फॉर्मूला, पर आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रही हैं वो कर ही लिया करो नोट। मेन पॉइंट इसमें आगे लिखो कि जो मीडियन का डाटा होगा वो ऑलवेज लाई बिटवीन मीड एंड, हाँ एक पॉइंट तो भूल ही गई, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये यही बता दिया मोड का भी, ताकि आगे भूल ना जाऊं। ये क्या बता रही थी, हाँ मीडियन जो है वो लाई करेगा बिटवीन मीन एंड मोड। मीड एंड मोड के बीच में ये लाई करता है। और इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, इवन आपकी जो क्लासेस है वो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओपन एंड में भी अगर अनइक्वल वृत्त है ना,
अनइक्वल वृत्त है तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो मिनिमम आता है, मिनिमम आएगा व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। ये तो मीन की प्रॉपर्टी थी, नहीं भाई ये इसमें नहीं है, मीडियन नहीं, मीन आता है उसमें, वो मीन की थी, गलत गलत गलत। और एक दो पॉइंट थे मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं अभी। हाँ, अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड, ये वाली जो अफेक्टेड बाय वाली प्रॉपर्टी है ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी की प्रॉपर्टी है, बताती हूँ इसको भी। अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन एंड स्केल। सेंटर टेंडेंसी की प्रॉपर्टी क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी आपकी अरिथमेटिक मीन में भी है, हार्मोनिक मीन में भी है, ज्योमेट्रिक मीन में भी है, मीडियन में भी है और मोड में भी आएगी। दैट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन का मतलब है यहाँ पे प्लस माइनस, कि डाटा सेट के अंदर मैं कोई प्लस या माइनस करूंगा वैल्यू तो मेरे कंक्लूजन मतलब मेरे प्रोडक्ट का आंसर चेंज आ जाएगा। और स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कि डाटा सेट के अंदर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो भी मेरे आंसर में चेंज आएगा। दैट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। एक ही स्लाइड के साथ हमने कंप्लीट किया मीडियन को, आगे एक ही स्लाइड पे मॉड कंप्लीट हो जाएगा। मोटिवेशन लेके आओ, सिलेबस भगाते जा रहे हैं हम। मोड क्या होता है, मोड का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी। पूरे डाटा सेट के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसको मोड कहा जाता है। अब रिपीट होने की वजह से मोड को फैशनेबल वैल्यू भी कहा जाता है, फैशनेबल वैल्यू, क्योंकि मोड आपका वहां यूज होता है जहां आपको ट्रेंड देखना है। जैसे आपके चार्ट्स होते हैं ना, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, तो मोड आपका वहां यूज होता है जहां आपको ट्रेंड देखना है, तो यहां पर आपका मोड आ जाएगा। फिर इस तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोड में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। अफेक्ट होता है सैंपल के फ्लक्चुएशन से। यूज इसको आप यूज कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर वर्क हो सकता है जब आपके डाटा जो है वो ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी में हो। भाई ये ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी, क्लोज एंडेड फ्रीक्वेंसी में ये जूम करके चल रही हूँ, तुझे ये सब बच्चों को ये पता होगा बिकॉज ये 9th क्लास का टॉपिक है। अब तुम कहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बालकों को मैं 9th की चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगी, फिर भी डाउट हो तो लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डाटा जहां पर है वहां पे आपका मोड यूज होता है। अब इनका एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप देख लो मीन मीडियन मोड का, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एम्पेरिकल रिलेशनशिप का मतलब है आपका एक ऐसा फिनोमेनोलॉजिकल रिलेशनशिप दैट इज सपोर्ट बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज नॉट नेसेसरली सपोर्ट बाय थ्योरी। मतलब जो थ्योरी ने बोला है ना, जरूरी नहीं है वो चीज प्रूफ हो, बट मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैंने बार बार ऑब्जर्व किया है चीजों को, उसके बाद जो मैंने रिलेशनशिप निकाला है या जो कंक्लूजन निकाला है उसको एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको क्या बोलता है, ये बोलता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन। इसके बेस पे इसको अगेन घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का समअप। यहां तक हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हुई। आगे अब हम चलने वाले हैं वेरिएबिलिटी की तरफ। आगे हम चलेंगे वेरिएबिलिटी की तरफ। यहां तक किसी को दोबारा से पूछ रही हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। नेक्स्ट जो अब हम आगे करेंगे
वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, सबसे पहले दो टर्म्स समझना जरूरी है जो इससे रिलेट करेगी। एक है डिस्पर्जन क्या होता है, और इससे रिलेट है स्प्रेडनेस क्या होता है। स्प्रेडनेस, स्प्रेडनेस हेल्प करता है समझने के लिए कि डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन में स्प्रेड कितना है। फॉर एग्जांपल, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यस। वहीं पे अगर मैं इसे प्लेटोकर्टिक कर्व बनाती हूँ, ये प्लेटोकर्टिक कर्व क्या है ये मैं बताऊंगी जरूर, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं ये प्लेटोकर्टिक कर्व बनाती हूँ तो यहाँ दिखने को मिल रहा है कि ये मेरा जो मीन है, इस मीन से ये डिफरेंस एज कंपेयर टू दिस डिफरेंस ये ज्यादा है। मतलब ये चौड़ाई ज्यादा है ना, तो ये बताता है स्प्रेडनेस कि हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। लेकिन डिस्पर्जन क्या बताता है फिर कि डाटा कितना डिस्पर्स्ड है। मतलब ये आपको ग्राफ के थ्रू या एक तरीके का ये मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है जिससे आपको डिफरेंस का पता चलता है। मेनली आपके दो मेजर हैं डिस्पर्जन के, एक है एब्सोल्यूट मेजर और एक है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर वो सारे मेजर आएंगे जो यूनिट फ्री, जिसके अंदर ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा का यूज हुआ है। ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा का यूज हुआ है। दे आर मोस्टली यूजफुल टू अंडरस्टैंड डिस्पर्जन विद इन सैंपल। विद इन सैंपल के डिस्पर्जन को इसमें ज्यादा स्टडी किया जाता है। विद इन सैंपल। जब रिलेटिव मेजर की बात करते हैं तो इसके अंदर कैलकुलेट होता है आपका रेशियो या परसेंटेज, ओरिजिनल यूनिट नहीं होती इसमें, रेशियो या परसेंटेज का यूज होता है। समझते चलना, बताऊंगी सारी चीजें, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अ रेशियो टू स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन टू द मीन। जो ये आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। इंडिपेंडेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से। मतलब डाटा सेट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग, भाई मेरी स्पेलिंग एरर लिखते लिखते पता नहीं इतनी ज्यादा गलत क्यों होने लग गई आजकल। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ओरिजिन पे, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड डिपेंडेंट टू स्केल। ओरिजिन का मतलब अभी क्या बताया था, प्लस माइनस। स्केल का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई डिवाइड। दिमाग में क्वेश्चंस हैं जानती हूं, बस सुनते चलो फिलहाल के लिए। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर के बारे में स्टडी करते हैं। चार तरीके के एब्सोल्यूट मेजर हैं, चार आपके रिलेटिव मेजर हैं। एब्सोल्यूट मेजर पहला है रेंज। रेंज का मतलब क्या है, सबसे सिंपल सबसे इजी। मम्मी गई सूट लेने, भैया किस रेंज के दिखा दो बहन जी, भैया कोई भी दिखा दो। तो वो रेंज हाईएस्ट, महंगा से महंगा कितनी रेंज का दिखाऊं, सस्ते से सस्ता कैसा दिखाऊं। तो रेंज का सिंपल फॉर्मूला, हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। क्लियर। सिंपलेस्ट मेजर है जो शो करता है टोटल स्प्रेड को। फिर है क्वार्टाइल डेविएशन,
अब ये आ गया डेविएशन। मेरे से कोई बच्चा अब ये मत पूछना प्लीज कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक मीन के अंदर जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज करवाई है वहां डेविएशन का मीनिंग बताया है बेटा, डेविएशन डिफरेंस। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर मैं डाटा को 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती हूँ। क्वार्टाइल समझो अब, क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है, क्वार्टाइल डेविएशन जो आपका कैलकुलेशन करता है वो ओनली एंड ओनली 50% डाटा के बेस पे करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब भी समझाऊंगी, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। मतलब ये Q1, Q2, Q3 या Q4, Q4 तो अरे मैंने लिख भी गलत दिया। Q1, पहले Q1 को देखो, एक सेकेंड गाइस। Q1 आपके 25% डाटा को अलग कर देता है। Q3 आपके 75% डाटा को अलग कर देता है। Q2 को आप मीडियन बोलते हो। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 लोअर क्वार्टाइल, ये वैल्यू बिलो जिसके अंदर 25% ऑब्जर्वेशन है वो आपकी गलत हो सकती है, तो उसको वो एलिमिनेट कर देता है। फॉर्मूला से समझना, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 मेरे पास टोटल 100 सूट थे, 100 सूट की मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लगा दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये थे कंप्लीट, ये मेरे पास Q1 आ गया, ये Q2, ये मेरा मीडियन, ये Q3 से इधर सारे महंगे महंगे सूट पे काटा मार दिया, Q1 से इधर 25% डाटा इन पे काटा मार दिया। खरीदे कौन से, काम किस पे किया, ओनली बचे हुए बीच के 50% डाटा पे। अब समझ में आ गया। ये है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है, क्वार्टाइल डेविएशन आपकी एक्सट्रीम वैल्यू जो सबसे सस्ती या सबसे महंगी चीज है उसको एलिमिनेट कर देता है, मतलब कि फालतू की वैल्यू के ऊपर ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला याद रख लेना, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का तो फॉर्मूला भी पूरा नहीं लिख रखा, रुको मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड रुकना, क्या हो रखा है इसमें। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका, नीचे लिख देती हूँ क्योंकि इतना छोटा छोटा तो मुझसे लिखा नहीं जाएगा। समीशन x माइनस एक्स बार क्लोज अपॉन रूट n, ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन कहाँ कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले मीन डेविएशन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर आपकी ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टार लगा के लिख लेना जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता अगर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या मीन डेविएशन को ओनली मीन से ही कैलकुलेट किया जाता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मीन डेविएशन का एक दूसरा फॉर्मूला और होता है, वो क्या है, मीन डेविएशन कॉफिशिएंट में देखना, इसको भी छोड़ दो। मीन डेविएशन को कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब ये करवाऊंगी ना इसके साथ और बेटर बताते हो। अभी के लिए सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला याद रखो मीन डेविएशन का, छोड़ दो इसे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आगे आ जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ तुम्हें बेटर समझ में नहीं आएगा, लिख तो सही रखा है इन्होंने लेकिन ये रूट में पूरा कर देती हूँ। ये होता है इस तरीके से, रूट समीशन
एक्स माइनस एक्स बार मैंने क्यों लिखा, मीन का मैंने बताया था एक्स बार से डिनोट करते हैं, अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट एन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन समझो, फिर मीन डेविएशन पे आऊंगी, बेटर समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और नाम है जिसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। क्या कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये पेन बहुत दिक्कत करने लग गया, तुम्हारी क्लास जल्दी बंद करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसी से इसका ये फॉर्मूला ड्रीवन हुआ है कि रूट किसका, मीन का, और उसका कर दो स्क्वायर, देन उसका निकालना है डेविएशन। डेविएशन मतलब एक्स की वैल्यू से माइनस करके। इसको सेकंड ऑर्डर मेजर के नाम से भी जाना जाता है। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। इसको सेकंड ऑर्डर मेजर के नाम से भी जाना जाता है। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को, अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ये सिंबल किस चीज का है मेरे को कौन बता सकता है। वहीं पे सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। क्वार्टाइल डेविएशन में तो था नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, बट इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट होता है। ये बताता क्या है कि मीन से मेरा डाटा कितना फैला हुआ है। इट इज मैक्सिमम यूज। जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट किसने दिया था वो भी याद रख लेना, कार्ल पियर्सन ने दिया था, KARL। कार्ल पियर्सन ने दिया था 1893 में। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, एक सेकेंड, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी हाई है और डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो लो है। डन। इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन का, ज्यादातर यूज नहीं होता है ये, बट स्टिल 1/12 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये है सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। क्लियर यहां तक। इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला फॉर्मूला था रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेम इसी के नाम से सारे के सारे रिलेटिव मेजर हैं। रिलेटिव में ऐड क्या हुआ है, कॉफिशिएंट, coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variance, ये coefficient of standard deviation ही है। coefficient स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्सोल्यूट में सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर क्या होता है, coefficient of variance। इसको याद रख लेना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर क्या होता है, वो होता है आपका coefficient of variance। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सिर्फ इतना, ये सिर्फ इतना। यहाँ तो कुछ और है, यहाँ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये भी यूज कर सकते हो।
या फिर समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n। कैसे होगा ये फॉर्मूला? क्योंकि मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो रूट से तो स्क्वायर कट गया ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? यही बचेगा, समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन रूट n। पर इसका स्क्वायर तो आएगा, स्क्वायर तो आएगा, स्क्वायर तो आएगा। क्लियर है? अगर सैंपल की बात हो रही है तो s अपॉन x आ जाएगा, और अगर पॉपुलेशन की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन म्यू आ जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना, ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूं। कंपेयर करता है वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है? दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ मीन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन, वेट इसको इरेज करती हूँ पहले, थोड़ा सा स्लो चल रहा है भाई सिस्टम, तो कर लो थोड़ा एडजस्ट। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर मीन डेविएशन आपने मीन से लिया है तो नीचे आप मीन करोगे। अगर मीन डेविएशन आपने मीडियन से लिया है तो नीचे आप मीडियन से डिवाइड करोगे। अगर मीन डेविएशन आपने मोड से लिया है तो नीचे मोड से डिवाइड करोगे। ये था वो पॉइंट जो उस टाइम आपको समझाना चाह रही थी जब मीन डेविएशन की हम बात कर रहे थे, कि मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर आपने मीन डेविएशन को मीन से कैलकुलेट किया है, मीन डेविएशन को मीडियन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट जब कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे तो ये देखना है कि मीन डेविएशन कैलकुलेट किया किससे था। क्लियर? मीन डेविएशन का सिंपल वाला फॉर्मूला लिख लो भाई। समीशन मोड x माइनस एक्स बार अपॉन रूट n, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिंपल सा। उसके बाद आ रहा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मेरे को ये बताओ डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला था Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2, Q3 माइनस Q1, सॉरी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये था क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। जब कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करोगे तो आ जाएगा Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। इजी है बिल्कुल। सेम इसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सॉरी क्या बोले जा रही हूँ, रेंज का फॉर्मूला था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है सारी के सारे पॉइंट्स? किसी को कोई डाउट हो अभी भी तो मेरे को बताओ फटाफट, अदरवाइज जल्दी से अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे यार। चलिए होप्सो किसी का कोई डाउट नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और करवा देती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने लिखवाया
less affected by fluctuation, less affected by fluctuation. सेकंड पॉइंट लिखो, कैन कैलकुलेट इफ नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है मेजर स्प्रेड अराउंड मीन ऑफ डाटा सेट। मेजर इसको यूज किया जाता है फॉर मेजर दी स्प्रेड अराउंड मीन, मीन से कितना स्प्रेड है वो जानने के लिए इसको यूज किया जाता है। सेंसिटिव है आउटलायर से, बिकॉज लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन है तो ऑफ कोर्स सेंसिटिव बाय द आउटलायर होगा। ग्रेटर स्प्रेड का मतलब ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी बता दिया। अफेक्ट बाय चेंज इन ओरिजिन, नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन स्केल, नॉट बाय ओरिजिन, ये भी बता दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन और डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। और बस मेन तो यही प्रॉपर्टीज थी। चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।